तो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और निश्चित तौर पर बीपीएससी आपका बेसिक फिजिक्स जरूर डालेगी क्वेश्चन, ठीक है। पिछले विगत जितने भी आप देखिएगा बीपीएससी का सेट, तो उसमें फिजिक्स के कम से कम 7-8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के हम लोग का जो चाहे 1 to 5 में हो, चाहे 6 to 8 में हो, 9, 10 या 11, 12 के लिए हो, खास करके आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये सब में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका जो बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसको बस हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि अब इंटर वाला लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ, जिनका 10+2 के लिए है फिजिक्स तो उनको डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन जो बाद बाकी लोग हैं तो वो बेसिक बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करके रखें। चलिए, सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट डायमेंशन, ठीक है, मात्रक एवं बीमा, जिसको कि हमने अच्छे से आपको समझा दिया था और बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिए गए थे, ठीक है। मात्रक बीमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवा दिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर बीपीएससी हर एक बार एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछेगा। वो आपका पूछेगा सदिश और अदिश राशि, इनमें से कौन सी राशि सदिश है, कौन सा अदिश राशि है। तो सदिश राशि जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या बोला जाता है उसको, वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें आपका सदिश राशि वो राशि है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों हो। वे भौतिक राशि, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो सदिश कहलाता है। यानी जिसमें दिशा भी हो और साथ साथ उसका कुछ वैल्यू भी हो, वो क्या कहलाता है, आपका सदिश राशि कहलाता है। जैसे वेग हो गया, वेग वेलोसिटी, तो वेग क्या है आपका, डायरेक्शन भी है और उसमें मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन चाल में क्या है, केवल आपका चाल में आपका मैग्नीट्यूड होता है, केवल वैल्यू होता है, ठीक है। तो वेग आपका क्या हो गया, सदिश राशि, और चाल क्या हो गया, अदिश राशि। अगर कोई ट्रेन की अगर बोला जाए कितनी चाल है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें यह नहीं है कि किधर से किधर चाल है, ठीक है। लेकिन वेग में क्या होता है, डायरेक्शन रहता है, तो ये याद रखना है। तो वेग आपका क्या हो गया, सदिश राशि, जबकि चाल आपका क्या हो गया, अदिश राशि। तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो कि मूल मात्रक हैं, जो साथ हमने बताया था, वो सभी स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है, वो सभी अदिश राशियां हैं। लेकिन बाद बाकी यहां पर क्लियर है कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। तो वेग आपका कौन सा है, सदिश राशि है। विस्थापन, अब देखिए विस्थापन और दूरी, दूरी क्या है आपका, अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन के साथ जो दूरी होता है, शॉर्टेस्ट पथ पे दूरी, तो विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन आपका साथ साथ डायरेक्शन है, इसीलिए यह सदिश राशि है। उसके बाद त्वरण, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड जो होता है आपका, तो त्वरण, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब आपका वेग है, तो वेग जब आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगा, त्वरण, एक्सेलरेशन। बल, बल भी आप डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब आप बल लगाते हैं किसी दिशा में वो बल लगता है। लाइव क्लास मेरा चलता है वो आपका 4:30 से 6 और रात्रि में 8:30 से 10, ठीक है। आज थोड़ा 2-3 मिनट लेट हुआ, उसके पीछे रीजन था कि हमारा सिस्टम अपडेट होने लगा था, इसी कारण से। बाकी हम लोग टाइम से आ जाते हैं, तो कभी कभी सिस्टम अपडेट होने लगता है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप लोग तुरंत में घबराया मत कीजिए। हाँ, अगर जिस दिन बंद होगा मैं खुद आपको पूर्व में ही सूचना व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा और आपके व्हाट्सएप चैट में भी लिख दूंगा कि आज का क्लास नहीं होगा, ठीक है। और 2-4-5 मिनट के लिए तुरंत में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद संवेग, संवेग भी आपका क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ही जब आपका सदिश है तो मास जब इंटू करेंगे तब भी वह आपका क्या होगा, सदिश राशि ही होगा। संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। आवेग, बल, तो गौर कीजिए सब में वो दिख रहा है, वो यहां भी है, वो दिख रहा है, यहां भी वो दिख रहा है, यहां भी वो, तो ये सब जहां दिखेगा तो मैक्सिमम आप मान के चलिए वो सदिश राशि ही होता है। कुछ केस को छोड़ करके, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा में भी वो दिख जाएगा, लेकिन उसका जो आपका डायरेक्शन नहीं होता है। करंट
का जो फ्लो होता है वो आपका अल्टरनेट करंट या जो भी है उसमें डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं होता है, इसीलिए जो आपका करंट होता है, विद्युत धारा होता है, वो अदिश राशि होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा आपका 8 वाले को देखिए 50 नंबर में हो सकता है पूछ दे, लेकिन संभावना कम है। 8 वाला अगर आप स्पेसिफिक 9 10 या 10+2 में है तो हो सकता है साइंस ना पूछे जाए, लेकिन 50 नंबर में जो लिखा गया है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तो उसमें हो सकता है पूछ भी देगा। तो बेसिक चीजें पढ़ के ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है। कोई स्पष्ट तो क्लियर किया ही नहीं है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे और बाकी जगह से नहीं आएगा, बस कुछ टॉपिक को उसने दे दिया कि वहां से निश्चित तौर पे आएंगे, बस ये है। और जनरल अवेयरनेस लिख दिया तो जनरल अवेयरनेस में तो आपका पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर सब आ जाता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि सदिश किसको कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो, खास करके आपका वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, ये सब क्या है आपका सदिश राशि है। बल का आघूर्ण भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि। अब देखिए यहां पर जो निम्नलिखित चित्र में रेखा प्रारंभिक ओ और मूल बिंदु टेल और ओरिजिन, अंतिम बिंदु ए शीर्ष हेड कहलाता है तथा सदिश राशि को जैसे ये है। अब मान के चलिए ओ ए, ये ओ है ये ए है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया आपका डायरेक्शन, यहाँ पर तो ऊपर में कैप या एरो का चिन्ह हो गया, तो ये एरो बताता है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि ओ ए लिखते हैं इस प्रकार से। जब भी वेक्टर लिखा जाता है तो जैसे ये मान के चलिए यहां से यहां तक की दूरी है वेक्टर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओ ए पे क्या कर देंगे, एरो का निशान दे देंगे, ठीक है। तो याद रखें सदिश राशि को तीर लगी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सदिश के जिसके ऊपर माथे पे तीर लग गया समझ जाइए वो सदिश राशि है। और तीर की लंबाई वेक्टर के परिमाण को बताती है कि जितना बड़ा ये तीर होगा, ये इतना बड़ा है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ये छोटा है तो कम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो जो आपके वेक्टर पे जो तीर होता है वह उसका क्या करता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है, उसकी लंबाई मैग्नीट्यूड को बताती है, जबकि उसका डायरेक्शन एरो जो है, कोण जो है, वो उसके तीर जो है दिशा को बताता है। तो समझ गए। तो बस आपको ज्यादा नहीं आज तक पूछा गया तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, बस ये जानना है आपको कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश राशि है, उसी से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो उसी से पूछेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आ जाइए अदिश राशि। यहां पे आपका अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। अदिश राशि क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो वो अदिश राशियां कहलाती है। केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। 4 से 6 नोटिफिकेशन कब आएगा सर, जनरल साइंस में क्या आएगा सर? जनरल साइंस में आपका बेसिक फिजिक्स आ जाएगा, बेसिक केमिस्ट्री आ जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, तो बेसिक साइंस केमिस्ट्री भी आ जाएगा। और आपका जनरल साइंस में बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बायोलॉजी खूब पूछे जाते हैं, खास करके अब जो है पादप जगत से ज्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा बीपीएससी में, पेड़ पौधा वाला ज्यादा पूछता है, क्योंकि जनरली लोग जो है जीव जगत को ज्यादा पढ़ते थे, पादप को कम पढ़ते थे। तो देखा गया है कि पिछले 2-3 एग्जाम में बीपीएससी पादप जगत से खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल आपको लगभग पढ़ना ही पड़ेगा जनरल साइंस में सब कुछ, लेकिन ओवरव्यू ये नहीं है कि पूरा एकदम इसको मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, बस परिभाषा जान के रखेंगे। एसएसटी वाले भी पढ़ेंगे। अब देखिए एसएसटी वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने की इच्छा मत पढ़िए, हो सकता है 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हो सकता है दे दिया जाए, नहीं भी दिया जा सकता है, कोई कंफर्मेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब क्या होता है कि कॉमन चीज जो आपको जानकारी होना चाहिए, और एक टीचर को बेसिक फिजिक्स की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, और मुझे लगता है अतुल प्रसाद जी आपका हर एक चीज जांच कर ही लेंगे, जिस प्रकार की उनकी मेंटलिटी है और जिस प्रकार से वो खोज रहे हैं एक अच्छा टीचर, ठीक है, तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब कंफर्म तो हम नहीं बताएंगे, कल के डेट में नहीं आएगा तो आप लोग यूट्यूब पे जाके गाली लिखिएगा हमको, तो बहुत लोग इस तरीका का भी हैं,
तो कहना मुश्किल है, हम लोग को अब सोच समझ के कोई भी काम करना पड़ता है। कुछ भी बोलेंगे कल के डेट में नहीं आया, क्योंकि ना ही आयोग ने कुछ भी पूरा कंप्लीट जानकारी दिया है। हाँ, बस कुछ चीज दे दिया, जनरल अवेयरनेस, सीधे लिख दिया जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आ जाता है, तो वो तो पूछेगा ही, साइंस भी आ जाता है, जनरल नॉलेज का भी चीज आ जाता है। चलिए, जीएस जनरल स्टडी, जीएस मतलब होता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज में जनरल सामान्य अध्ययन, जो भी आपके ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा जाता है वो भी पढ़ के रखिए, क्योंकि ग्रुप डी में ये सब भी पूछा जाता है। ठीक है, जनरल स्टडी। तो चलिए, बाकी पढ़ लीजिए ना, खराबी तो करेगा नहीं। आप लोग पढ़ते नहीं है, बस पूछेगा नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा, दाब एवं आवृत्ति जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आपका डायरेक्शन नहीं है। तो जो भी हमने बताया था उस दिन, मूल मात्रक जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं, सदिश नहीं होते, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। जैसे लंबाई, कोई बोला 50 मीटर लंबा है, तो 50 मीटर किधर से किधर है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, क्लियर तो नहीं है। तो जब डायरेक्शन ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अदिश राशि हो गया। अब बोले हम 50 केजी है, 50 केजी में किधर का, किस डायरेक्शन में 50 केजी, ये भी क्लियर नहीं है। तापमान, टेम्परेचर, तो जो सब आपका मूल मात्रक है वो सब सारे अदिश राशि होते हैं। और जैसे कार्य, अब आपने कार्य किया तो किधर से किधर किया, ठीक है, ये भी आपका टोटल कार्य का वैल्यू जब जूल में निकालते हैं तो उसमें डायरेक्शन तो है नहीं। ऊर्जा, आपके अंदर ऊर्जा कहां से आती है, डायरेक्शन पता है नहीं है। दाब, दाब भी लगाते हैं तो दाब चारों ओर से लगता है, ठीक है, चारों दिशा में लगता है। आप जितना दाब लगाते हैं तो वो वस्तु भी आप पे उतना ही दाब लगाती है। अगर आपसे ज्यादा दाब दाब लगा देगी तो वो आपका टस से मस नहीं होगा, वो वैसा का जो का त्यों रहेगा। लेकिन जब आप उससे ज्यादा फोर्स लगाइएगा तब वहां दबाव होता है। ठीक है, तो दबाव दोनों तरफ से होता है। ठीक है, कोई वस्तु पे दबाव एक डायरेक्शन में नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आपको कंफ्यूज कराने के लिए पूछेगा। बीपीएससी यह क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। आप देखिए 67 या 66 बीपीएससी में ये पूछा था, इनमें से कौन सी अदिश राशि और दाब दिया था। तो दाब जनरली लोग सोचते हैं प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, दाब बनेगा, लेकिन जब दाब लगता है तो दोनों तरफ से लगता है। ठीक है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए दाब क्या है, आपका अदिश राशि है। उसके बाद आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका क्या है, अदिश राशि है। तो मेन रूप से आप अदिश में जितने भी आपके मूल मात्रक हैं वो सारे अदिश राशि हैं। साथ साथ कार्य, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति, ये सब क्या है आपका, याद रखिएगा, अदिश राशि है। तो सदिश अदिश बस यहां पे ये क्लियर रखिए, कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है, बस यहां पे ये क्लियर रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसमें से कुछ यहां पर दिया गया था। ये थोड़ा सा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, तनाव, शक्ति, पृष्ठ तनाव, ये इसका एरो जो है ये इधर। ठीक है, तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, तनाव, शक्ति, ये सब तो उधर हो जाएगा। ये थोड़ा मिक्स हो गया है। आवृत्ति, ताप, विद्युत विभव, संवेग, आवेग, आवेश, पृष्ठ तनाव, कोणीय वेग, बल, आघूर्ण, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके हो गए सदिश राशि। और इधर वाला जो हो गया आपका, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, मात्रा, शक्ति, समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, दबाव, ताप, आवृत्ति, विभव, ये सब क्या हो गए आपके अदिश राशि हो गए। ठीक है, तो यहां पर आपका सदिश और अदिश ही पूछा जाता है, आज तक वही पूछा गया है। बाकी तुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर क्या हुआ, जैसे मान के चलिए वैसे सभी समानांतर सदिश जिनके परिणाम और दिशा समान हो। जैसे यहां पर हम दे दिए कोई भी, ये और ये दे दिया, तो इसका क्या है, डायरेक्शन भी सेम है, परिणाम भी, चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों की लंबाई बराबर है, तो ये आपका आपस में क्या हो गया, तुल्य सदिश कहलाता है, इक्वल वेक्टर। विपरीत, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, तो ऋणात्मक वेक्टर। जैसे दो सदिश एक दूसरे के समानांतर तथा परिणाम में समान हो परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो, तो वो विपरीत या ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं आप लोग से, ठीक है, पूछेगा वही। उसके बाद शून्य सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिणाम क्या हो, परिमाण शून्य हो, एकदम बिंदु दे दिए, एकदम कोई भी आपका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो शून्य सदिश कहलाता है। इसका मूल बिंदु या शीर्ष संपाती होता है, जहां से शुरू होगा वहीं खत्म।
मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, वह सदिश जिसका परिणाम यूनिट होता है मात्रक सदिश कहलाता है। मात्रक सदिश को कैप के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिए, क्या हो जाता है, ए आपका एरो ऊपर में है तो ए माइनस ए कैप, जहां पर ए सदिश और ए परिमाण है, जिसके माथे पे आपका एरो है वो क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, और ये ए सदिश है और ए क्या है मात्रक है, ठीक है। तो इस तरीका से ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो चलिए ये सब आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये सब आपके लिए जरूरत नहीं है, आप लोग खामखा टेंशन में चले जाएंगे, छोड़िए इन सब चीजों को, ये सब आपको पूछेगा नहीं। बस ये यहां से पूछेगा कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश राशि है। ये थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो पहले जानिए बल क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। लेकिन ताप आपका मूल मात्रक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए ये क्या है आपका सदिश राशि नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। यहां से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो केवल और केवल यही पूछता है, सदिश और अदिश, इसीलिए हमने वो जो है मेन जो वेक्टर वाला है वो हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। जो पूछेगा नहीं, खामखा एनर्जी वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो समय आपका फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये नहीं होगा। दूरी भी आपका नहीं होगा। वेग, वेग क्या है आपका सदिश राशि है, जबकि चाल भी आपका सदिश राशि नहीं है। तो पूछ रहा था इनमें से कौन सा सदिश राशि है, तो वेग क्या है आपका सदिश राशि है। वेग क्या है आपका सदिश राशि है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा आप लोग को, ये जान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर राशि, वेक्टर मतलब होता है सदिश, वेक्टर मतलब क्या होता है सदिश, जिसमें आपका डायरेक्शन और परिमाण दोनों हो। तो तापमान अदिश राशि है, तापमान क्या है अदिश राशि है, ये नहीं होगा। ऊर्जा भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें से कौन है, बल, फोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन पता रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। दो सदिशों का गुणनफल क्या हो सकता है, केवल अदिश केवल सदिश दोनों। तो यहाँ पे दोनों होता है, देखिए एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का परिणाम सदिश भी हो सकता है अदिश भी हो सकता है, बस इतना जानिए। तो दो सदिशों का गुणनफल सदिश और अदिश दोनों होता है, तो वो डिपेंड करता है डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उस पे। तो दोनों, एक डॉट में अदिश राशि दे देता है और दूसरा क्रॉस में सदिश ही दे देता है, तो दोनों देता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर दोनों हो गया। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो अभी हमने तुरंत बताया था ऊर्जा एक अदिश राशि। ऊर्जा क्या है आपका अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सा है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए मैथमेटिकल टर्म वाला आपसे पूछेगा नहीं, अदिश राशि कौन सा है, तो ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें अदिश राशि कौन सा पूछ रहा है, तो ये भी आपका संवेग सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश है, और ऊर्जा क्या है आपका अदिश राशि है, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग देख लीजिएगा, सदिश अदिश का ही पूछेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, उनकी दिशा अलग अलग होती है, परिणामी शून्य होगा। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उनमें से कोई नहीं, उनका परिणामी शून्य। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उसका कभी भी परिणाम क्या होगा, शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो उनका परिणामी शून्य होता है, नहीं होगा, ठीक है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगर दो अलग अलग वेक्टर जिसका अलग अलग लंबाई या तो ऋणात्मक होगा या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा या क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका शून्य नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं, घनत्व, कार्य, इसमें तो अदिश आ गया, ये नहीं होगा। उसके बाद बल, वेग, त्वरण, इसमें सभी क्या है सदिश राशि है, तो यही पूछ रहा था, इसमें भी अदिश राशि है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी अदिश राशि, ठीक है। अब देखिए यहां पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि वे हैं जिसमें मात्रा है, परिमाण होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता। क्या नहीं होता, दिशा नहीं होता। क्या नहीं होता, तो दिशा नहीं होता। तो आपको निश्चित तौर पे यहां से बेसिक जो फिजिक्स है उसमें यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सदिश अदिश में कौन सी सदिश राशियां हैं, कौन सी अदिश राशियां। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, सदिश जिसमें परिणाम और डायरेक्शन दोनों हो सदिश कहलाता है। खास करके हमने जो जो बताया आपका, जैसे अदिश राशि में मूल मात्रक जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी वो सारे अदिश राशि होते हैं, उसमें खास करके ऊर्जा, कार्य, ये सब क्या हो गया था अदिश। विद्युत धारा भी आपका अदिश, दाब भी अदिश। तो ये आप 5-6 चीज याद रखिएगा। बाद बाकी जो है आपका जिसमें वो दिख जाए, वो जैसे आपका वेग हो गया, जैसे आपका त्वरण हो गया, ठीक है, बताए थे, तो वो सारे सदिश राशि में आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको।
उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग सदिश अदिश खोज निकालिएगा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब आते हैं, जो जरूरत का चीज है हमने बता दिया, टेंशन नहीं लीजिए, जितना हम बता रहे हैं जो जरूरत का चीज है। बाकी बताने का बहुत कुछ है, आपका पूरा वेक्टर स्केलर चलेगा तो 3 क्लास वही चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको उतना पूछेगा नहीं, इसलिए जो पूछेगा हमने बता दिया, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आपको हम विद्वान नहीं बनाने आए हैं, बल्कि आपका कंपटीशन निकल जाए। हमारा उद्देश्य यही है कि आप कम मेहनत में अच्छे से सफल हो जाइए, और उतना ही चीज पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में दिखाई दे, ना कि पूरा पूरा दिन पढ़े और वहां क्वेश्चन आया ही नहीं। तो गलत जगह एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तो सही डायरेक्शन में सही जगह एनर्जी लगाई, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और बहुत लोग क्या होते हैं कि एकदम प्रैक्टिस सेट बना लेंगे तो उससे हो जाएगा, तो मतलब शॉर्टकट रास्ता जो है खोज रहे हैं, तो खोजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात, लेकिन उम्मीद कम कीजिए, बीपीएससी है। उसी प्रकार से मेंस में भी बहुत लोग शॉर्टकट खोजते हैं कि टीचर क्वेश्चन बता दें, उसको रट्टा मार लें, और वो अब मुश्किल है, पहले का जमाना चला गया। पहले क्या था, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, अब वो सब भी बदल गया है। तो बीपीएससी बिल्कुल पैटर्न चेंज कर चुकी है। तो आपको अच्छे से अध्ययन, कम से कम कॉन्सेप्ट जो बेसिक है उसको बिल्डअप करना होगा। विराम, रीसेट। अब देखिए विराम क्या होता है। देखिए जब दो वस्तु आपस में समान दूरी पे बनी रहती है, ठीक है, तो आपस में विराम ही कहलाती है। जैसे मान के चलिए अगर ट्रेन में दो व्यक्ति बैठा हुआ है और दोनों समानांतर या कहीं पे बैठा हुआ साथ में बैठा है, और ट्रेन चल भी रही है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, विराम अवस्था में ही है। वो चल नहीं रहा होता, वो गति नहीं कर रहा होता। हाँ, दूसरे के तुलना में जब दूसरा जब गति करता है, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति स्टेशन पे बैठा हुआ है और कोई ट्रेन में बैठा हुआ है, तब जो बैठे हुए व्यक्ति की तुलना में वो क्या कर रहा होता है, गति कर रहा होता है। तो ये चीज समझना होगा। ऐसे आप सोचेंगे तो पूरा ब्रह्मांड ही गति कर रहा है, ठीक है, आप भी पृथ्वी पे हैं, आप भी गति कर रहे हैं, तो आपका विराम तो कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरा पृथ्वी जब रोटेट कर रहा है तो आप भी रोटेट कर रहे हैं, तो आप भी गति में ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका क्या है, विराम किसको कहते हैं वो देखिए। यदि दो पिंड के बीच की दूरी समय के साथ ना बदले तो दोनों एक दूसरे की अपेक्षा किस स्थिति में है, विराम स्थिति में ही है। अगर मान के चलिए कोई दोनों, जैसे कोई दो बाइक से जा रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों समानांतर चल रहा है, तो दोनों को विराम अवस्था में ही माना जाएगा, उनको गति में नहीं माना जाएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी विराम किसको कहते हैं, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी समय के साथ ना बदले, ठीक है, और वे दोनों एक दूसरे के अपेक्षा विराम की स्थिति में ही कहे जाते हैं। यानी दोनों के बीच का अगर दूरी नहीं बदलता है, समान दूरी पे ही वो गति कर रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए विराम स्थिति में ही। इसलिए तो हम बोलते हैं जितने भी भू स्थिर उपग्रह, जो आपका सैटेलाइट, उसको भू स्थिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हर हमेशा पृथ्वी के उस डायरेक्शन में उतने ही किलोमीटर पे दिखेगा, तो आपको लगता है वो स्थिर है, लेकिन वास्तव में जिस गति से पृथ्वी रोटेट कर रही होती है उसी गति से वो सैटेलाइट भी घूम रहा होता है, तो दोनों गति में रहता है। लेकिन उसको क्या बोलते, भू स्थिर बोलते, स्थिर, ठीक है, भूतुल्य काली या स्थिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में और समान हर हमेशा उतने ही दूरी पर उसी डायरेक्शन में दिखती है, लेकिन गति में है दोनों। तो वही है कंपैरिजन जो है, आप समझ गए होंगे कि विराम किसको बोलते हैं। अब आ जाइए गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप में बदल रही है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष या उसके रूप में बदल रही हो तो वस्तु क्या कहलाती है, गति कहलाती है, ठीक है। और विराम और गति दोनों अपेक्षित पथ है। कोई पिंड यदि किसी एक पिंड की अपेक्षा विराम में है तो दूसरे की अपेक्षा वो क्या हो जाएगा, गति में होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाइए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, जब केवल और केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन जब दोनों के बीच का
आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो और शॉर्टेस्ट पाथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका विस्थापन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बेसिक चीज है, ये सब जानकारी होना चाहिए आपको। यह किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की वास्तविक पथ पर तय की गई लंबाई है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति यहां से पटना के लिए गया, तो रास्ते में कोई जगह है वहां से फिर टर्न लिया, तो मान के चलिए इधर 50 किलोमीटर इधर 40 किलोमीटर, तो टोटल यह दूरी कितना हो गया, तो दूरी हो गया आपका 90 किलोमीटर। दूरी क्या हो गया, 90 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन अगर पूछे तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये क्या हो जाता है, रूट ओवर 50 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 40 का स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच का शॉर्टेस्ट पथ, ठीक है, जहां से वो चलना प्रारंभ किया जहां एंड किया उसका शॉर्टेस्ट पथ। लेकिन दूरी क्या हो गया, जो जहां से स्टार्ट किया जहां तक एंड किया गया, तो देखिए यह किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है जिसका माप, विस्थापन के बारे में पहले दूरी देखिए, यह किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच वास्तविक क्या है, वास्तविक पथ पर तय की गई लंबाई है। तो वास्तविक पथ पे 50 किलोमीटर इधर 40 किलोमीटर इधर, तो 90 किलोमीटर ये दूरी हो गया। लेकिन अगर विस्थापन पूछे तो यह किसी निश्चित दिशा में, किस दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है जिसका प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन होती है, ये याद रखिएगा। जैसे यहां पर वही चीज समझाया गया है, इधर आपका यहां से अगर पूछा जाए कि सी बिंदु से ए तक जाने में कितना किलोमीटर की दूरी है, तो आप बोलिएगा 4 3 7 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 16 9 25 यानी 5 किलोमीटर। तो ये डायरेक्ट आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल दिए तो ये विस्थापन हो गया, और दूरी ये पूरा रोटेट किया तो 4 3 7, तो ये हो गया। जैसे सर्कुलर पथ पे कोई चीज घूमा, तो मान के चलिए यहां से शुरू किया फिर यहां पे आपका पहुंच गया, ठीक है, सॉरी यहां से आपका इधर पहुंच गया, तो ये दोनों के बीच चूंकि आरंभिक बिंदु और शुरुआत का बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि इसका जितना भी परिधि होगा वो उसकी दूरी हो जाएगी। तो इसका परिधि अगर मान के चलिए 16 है तो दूरी भी 16 हो गई, 16 मीटर किलोमीटर जो भी है। और अगर दोनों का बिंदु एक ही हो गया, अगर विस्थापन पूछे इस केस में तो विस्थापन 0 हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। वही चीज यहां पे समझाया गया है कि तय की गई दूरी 4 3 7 मीटर, विस्थापन आपका क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिए तो 16 9 25 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। विस्थापन आपका जो चित्र में है तो तय की गई दूरी जो सर्कुलर वाला है, सर्किल वाला, ठीक है, तो विस्थापन उसका 0 हो गया और उसकी जो परिधि की लंबाई है उसकी तय की गई दूरी हो गई। ठीक है, तो यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आपको समझना होगा चाल और गति में क्या अंतर है। ठीक है, चाल और गति में क्या अंतर है वो समझना होगा, सॉरी चाल और वेग में, सॉरी चाल और वेग में क्या अंतर है। अब देखिए चाल, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। लेकिन डायरेक्शन जब हो तब वह क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चाल और वेग में अंतर यही है कि चाल आपका अदिश राशि है जबकि वेग आपका कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब यहां पर देखिए चाल इक्वल टू होता क्या है, चाल इक्वल टू क्या होता है कि दूरी बटे समय, चाल चली गई दूरी बटे समय। चाल इक्वल टू क्या हो गया, चली गई दूरी बटे समय। और दूरी का मात्रक हमने बताया था मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इन्वर्स करके। और यही किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर। ठीक है, तो यही यहाँ पे मात्रक लिख दिया गया है। इसका मात्रक या तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाल। तो चाल पूछे तो कौन सी राशि है, तो बताएंगे चाल एक अदिश राशि है। चाल एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलिए अब वेग पे आते हैं। वेग किसको कहते हैं? वेलोसिटी। वेग क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित दिशा में विस्थापन को, यहां दूरी नहीं है, क्या है? विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, निश्चित डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेग इक्वल टू क्या हो गया कि निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय, यानी किसी डायरेक्शन में जो विस्थापन हुआ है, और लेकिन मात्रक दोनों का सेम ही होगा। मात्रक क्या होगा आपका? मीटर पर सेकेंड ही होगा, या फिर आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, या फिर आप किलोमीटर एच इनवर्स या किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, यही चीज। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा? निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। ठीक है, पुनः यदि कोई वस्तु t समय में x1 से x2 की दूरी तय करता है तो उसका वेग, वेग क्या हो गया कि कितना दूरी तय किया, तो x2, तो x2 माइनस x1 बटे क्या हो गया आपका? t, यानी d/t। तो वास्तव में दूरी बटे ही समय होता है आपका वेग भी, लेकिन बस याद रखना है कि यहां न्यूनतम दूरी है, विस्थापन को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग चाल और वेग में अंतर समझ गए होंगे। चाल अदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, तो विस्थापन बटे समय आपका क्या होता है? वेग होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है, जबकि आपके चाल में डायरेक्शन नहीं होता है। अब आ जाते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खास करके 9th क्लास से तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, त्वरण होता क्या? एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगर मान के चलिए आपका वेग शुरुआत में हर एक वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होता है, और फाइनल वेलोसिटी हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब यहां पर टोटल आपका त्वरण क्या हो जाएगा? 50 माइनस 0 बटे आपका जितना भी समय में आप दूरी तय करते हैं, अगर घंटा में है तो 1 घंटा आवर, तो 60 मिनट या सेकेंड जो भी है उसको यहां बदलना होता है। तो ये याद रखना है आपको कि त्वरण मेन रूप से क्या हो गया आपका कि v माइनस यू, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहां पर माइनस में होगा, इनवर्स में 2 आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने बताया था कि यहां पर आपका वेग परिवर्तन की दर, वेग बटे समय हो गया, सॉरी वेग बटे वेलोसिटी बटे टाइम हो गया, तो वेग का पहले ही से हमने निकाल लिया था मीटर पर सेकेंड, और फिर यहां समय से भाग दिया सेकेंड, तो ये MSS बटे पर स्क्वायर हो गया। तो ये जब आप ऊपर में लिखते हैं तो ये माइनस में आपका 2 पावर में चढ़ जाता है। तो वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ms-2 पावर में होता है, और त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग t है, t समय में u से भी हो जाता है, तो क्या हो गया आपका? u से भी हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो त्वरण इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू बटे टी। तो त्वरण जब पॉजिटिव हो तब, जब पॉजिटिव हो तो वो त्वरण हो गया, नहीं तो आपका मंदन हो जाता है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहां पर ये चीज को समझना होगा कि त्वरण क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, पर आपका समय से जब भाग दे देते हैं तो v माइनस यू आपका क्या है? वेलोसिटी, वेग। यानी कोई भी वस्तु शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी में 0 अवस्था, 0 किलोमीटर, अभी हम अस्थिर हैं तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हैं। जब हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, हो सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो चेंज कितना हुआ? v माइनस यू, 0 को घटा देंगे जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से, अब बटे टाइम से भाग दे देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो वही चीज फॉर्मूला क्या हो गया? A इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, और यही फॉर्मूला आगे जाकर के आपके क्वेश्चन में भी पूछ देता है। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर क्या हो जाता है? u प्लस ए टी। वास्तव में यही फॉर्मूला तो यहीं से डिराइव हो जाता है। ठीक है, यही से आ जाता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जब आपका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, तो आप त्वरण निकाल सकते हैं। तो कोई एक वैल्यू निकालने दे सकता है, लेकिन मैथमेटिकली क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं बीपीएससी में भी, तो
तो इसलिए ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस ये जान लिए कि आरंभिक वेलोसिटी आपका u है, फाइनल वेलोसिटी आपका v है, समय t है, तो आपका त्वरण इक्वल टू v माइनस u बटे t होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग अर्थात u क्या होता है, शून्य होता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका u क्या हो जाएगा, आपका शून्य होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, अभी मैं स्थिर खड़ा हूं तो मेरा जो वेग है वो 0 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा त्यों त्यों बढ़ेगा। और जैसे मेरा 50 किलोमीटर अभी है और फिर घटा दिया और फिर हम पहुंच गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे, तो उस स्थिति को हम त्वरण ना कह करके क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मतलब ऋणात्मक त्वरण ही क्या कहला जाता है, आपका मंदन कहलाता है। अब देखिए, बिना दिशा परिवर्तन के यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, वेग बढ़ेगा तो, और जब घट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और जिसको क्या कहा जाता है, मंदन कहलाता है। जब आपका त्वरण ही ऋणात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब आपका त्वरण ही ऋणात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो क्या कहलाता है, आपका मंदन कहलाता है। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं रोहित सिन्हा जी, नो सर लिखें, क्या चीज पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? वीना कुमारी, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, लिखिए, मैसेज कीजिए, हम पढ़ लेंगे। आप जो मैसेज करेगा केवल अब हम ही देखेंगे, आपका मैसेज कोई और नहीं देखेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के समय बातचीत शुरू कर देते हैं। ठीक, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया है, यूनिडायरेक्शनल कर दिया है। आपका मैसेज अब हम ही देखेंगे, आपके पड़ोसी जो बैठे हुए हैं साथी वो नहीं पढ़ पाएंगे, और हमने आप ही के कल्याण के लिए किया है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कम और बातें ज्यादा करते हैं चैट बॉक्स। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखिए, अगर आप जुड़े हैं तो सबसे पहले भरोसा करना होगा, आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, कोई भी टीचर है दुनिया का आपको बताएगा, पढ़ाएगा, पढ़ना आपका काम है, रिजल्ट लेना आपका काम है। हम लोग मार्गदर्शक हैं, और ना ही हम लोग क्वेश्चन सेटर के टीम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले। हाँ, एक अनुभव है, एक तजुर्बा है जो हमने अपने दौरान, एग्जाम के दौरान सीखा है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब बस अनुभव है तो बता देते। अगर आपका सिलेबस अप टू डेट चेंज कर दिया पूरा 90 डिग्री से, तो हमारा भी कॉन्सेप्ट वहां फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रीवियस आधार को बना करके आपका बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको हम फॉलो करें। ठीक है, बाकी किस्मत है, मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। और बेसिक नॉलेज हर एक चीज का लेकर के रखिए। ठीक है, और बार बार पूछते हैं कि सर साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मेरा एक ही जवाब है कि आप ओवरऑल पढ़ने में क्या जाता है, 3 क्लास में केमिस्ट्री, फिजिक्स मुश्किल से 5 से 6 क्लास में कंप्लीट, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा एक बार देख लीजिए ना थरोली, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए। अब स्केलर वेक्टर का आ जाए, अभी आएगा ही, तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बना लिए तो औरों को तो पीछे कर दिए ना। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में ये नहीं, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है कि आपका हो जाएगा किसी का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो जितना ज्यादा पढ़ के जाएगा वो उतना सही करेगा। और जनरल अवेयरनेस सीधे लिख देता है कोई भी एग्जाम में, जनरल स्टडीज, उसका मतलब हो गया वो कुछ भी पूछ सकता है। एक कहने के लिए बस सिलेबस दे देगा। आप देखिएगा हेड टीचर में भी सिलेबस दे दिया, हेड मास्टर वाला जो एग्जाम हुआ था, आप देखिए दिया था मॉडर्न हिस्ट्री का ही राष्ट्रीय आंदोलन उसमें भी, और देखिए आप क्वेश्चन एनिशिएंट का नहीं है, मिडेवल का नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मध्यकालीन इतिहास के पूछे गए, उसके भी सिलेबस में केवल राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ था। अब फिर वहां जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो उसकी मंशा है, वो चेक कर रहा है आप कितने पानी में है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक नॉलेज रखिए हर एक सब्जेक्ट का। 1 to 5 वाले तो बिल्कुल सारा एकदम, 1 to 5 वालों के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत कर, उनको हर एक सब्जेक्ट का पकड़ बेसिक ही बनाना है, लेकिन सभी चीज का बनाना। ठीक है,
वो चूंकि स्पेशलिस्ट नहीं है कि हम जाएंगे तो मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जनरल पर्यावरण क्या पढ़ाएंगे, कोई फिक्स ही नहीं है। कुछ भी पढ़ाने को मिल सकता है, गणित भी पढ़ाने को मिल सकता है, बच्चे का रीजनिंग का भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहता है बच्चे के क्लास में, वो भी हो सकता है। हिंदी भी आपको मिल सकता है पढ़ाने के लिए, गणित भी पढ़ाने के लिए मिलेगा। तो बेसिक नॉलेज रहेगा तब तो। अब पर्यावरण में क्या है, तो पर्यावरण में आपका जो बेसिक आपका पर्यावरण से ही फिर आगे चल करके सोशल साइंस बन जाएगा और विज्ञान बन जाएगा। शुरुआत में कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं। वास्तविक में तो सारा सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आपका क्या है, ज्योग्राफी का ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी का ही पार्ट, आर्ट से ही साइंस बना है, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए जरूरी है आपका बेसिक नॉलेज। अब चलिए एक समान गति और असमान गति। एक समान और असमान गति, यूनिफॉर्म एवं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि किसी वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करता है तो उस वस्तु की समान गति कहलाती है। समान समय में समान दूरियां, तो वो वस्तु आपस में क्या हो गया, समान गति कहलाएगा। तो समान गति का जब भी आपका ग्राफ बनेगा तो ये वाला बनेगा, ठीक है। एक ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो जब एक समान दूरी और गति का जब मैप बनेगा, ग्राफ बनेगा, तो आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में वो हो गया। तो वही चीज है यहाँ पर, एक समान गति को प्रदर्शित करता है, जबकि विस्थापन ग्राफ भी असमान गति को, जब आपका गति कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इस तरीका का ग्राफ आपका बनेगा। तो वही हो गया। हो सकता है ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोग गति से के जो समीकरण है, और बचपन में भी आप लोगों ने 9th क्लास में जो भी पढ़ा होगा, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण a से t सेकेंड तक चल करके अंतिम वेग v को प्राप्त करती है, तो इस अंतराल में s दूरी क्या होता है, तो s बराबर क्या हो जाता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या हो जाता है, ut। तो s यहाँ पे क्या है, आपका डिस्टेंस, दूरी है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। t क्या है, समय है। हाफ a क्या है, त्वरण है। और यहाँ पे t क्या है, समय है, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला, ये तीनों याद रखिएगा। ये तो आपको अभी हमने बताया ही, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये याद रखिएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कोई फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन बनाने ऐसे जनरली दिया नहीं गया है आज तक, लेकिन फॉर्मूला याद करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। याद करके रखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। खास करके जो 9th 10th वाले होंगे तो उनको यहाँ पे ये सब थोड़ा सा अच्छे से ज्यादा समझ के रखना होगा, क्योंकि 9th 10th के सिलेबस में ये सब है और 9th 10th का ही हम पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आपका सब्जेक्ट हो साइंस, तो वहां पे भी आपको देखने का क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी 1 to 5 वाले केवल बेसिक और बेसिक फॉर्मूला याद करके रखिएगा, ठीक है। उपयुक्त तीनों समीकरण गति के समीकरण कहलाते हैं। अब देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गति, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग कर रहा है बॉडी, तो स्वतंत्र रूप से ऊर्ध्वाधर ऊपर से पृथ्वी तल की ओर गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g कार्य करता है, जबकि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण -s कार्य करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, अतः गुरुत्वीय गति समीकरण होंगे तो v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी। बस एक जगह यहाँ पर जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर g कर दिया गया है, ठीक है। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बस एक जगह क्या कर दिया गया है, आपका g का मान दे दिया गया, g लिख दिया गया, क्योंकि g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। एक जगह पे कोई भी वस्तु फॉल करता है तो v इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद t आपका हो गया समय। तो v बराबर u प्लस जी टी, ये याद रखना, एक जगह बस g कर देना, याद रखें। यहां पर याद रखने का तथ्य क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये याद रखें, 9.8 याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान होता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को का प्रारंभिक वेग u है
और ऊपर की ओर फेंका जाता है। नीचे से जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं और अधिकतम ऊंचाई वो कितना तय करेगा, मैक्सिमम ऊंचाई कोई वस्तु जाएगा तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बटे 2g। तो u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और g यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो मैक्सिमम हाइट ये हो गया। ऊपर जाने का समय, नीचे आने का समय u बटे g। ठीक है, ऊपर जब गया और नीचे आया तो u बटे g हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन उम्मीद नहीं करते आप लोग से पूछेगा। ठीक है, चलिए ये सब आज तक नहीं पूछा गया, इस सब को छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज ये यहाँ पे बस याद रखिएगा, कोणीय वेग इक्वल टू v बराबर आर ओमेगा। आप लोगों ने 9th में भी सिद्ध किया होगा। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। इसे प्राय ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटे टी। और आप लोग के एग्जाम में भी 9th में आपको पूछा होगा V इक्वल टू आर ओमेगा को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन V इक्वल टू आर ओमेगा याद रखिएगा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यदि किसी कण का रेखीय वेग v है तथा कोणीय वेग w है यानी ओमेगा है, तो उसका केंद्र से दूरी r है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा बटे टी। और थीटा यहां पर क्या है, देखिए थीटा क्या है, यहां पर चित्र नहीं बनाया गया है, थीटा है आपका कोण। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, ये आपका आर हो गया, तो ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, तो ये यहां पर यही है, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बटे टी। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया आपका, थीटा बटे टी। और v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, ये याद रखना है बस। ये फॉर्मूला हो सकता है कि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो बेसिक। बाकी यहाँ पर जो है हमने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया है, आज तक नहीं पूछे गए हैं बीपीएससी में भी डीपली। जैसे स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यदि वस्तु की ऊंचाई h से ठीक नीचे की ओर गिरने दिया जाए तो पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय t इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2h बटे जी। h क्या है, हाइट है, g है गुरुत्वीय त्वरण। ये सब आप लोग बस फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन, ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति की स्थिति में यदि एक वस्तु को ऊर्ध्व गिराया जाए और एक अन्य वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाए, तब धरातल पर दोनों एक ही समय पर पहुंचेंगे, परंतु उनकी चाल क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। यानी अगर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, ठीक है, गति की स्थिति में यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर गिराया जाए या क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाए, तब जाकर के तब धरातल पर दोनों वस्तु एक ही समय पर पहुंचती है, परंतु उनकी चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहां से बस एक कॉन्सेप्ट आया। चलिए अब देखिए, यहां से निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। द्रव्य के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सरकार पगला कर दिया है, बिल्कुल कर ही दिया है, क्या कीजिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आपको एग्जाम अपडेट भी दे दिया है, अब तो आप लोग ये मान लिए ना कि आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां पर कई लोग बोले थे केस हो गया, अब स्टे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऊपर से जो है ताबड़तोड़ जो है और उधर प्रक्रिया स्पीड पकड़ लिया। तो जितना भी आप उसमें जो है ना, आप जितना इधर आंदोलन का प्रयास करेंगे, सरकार उतना जल्दी चाहेगी कि काम तमाम कर दे। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने स्पीड पकड़ रखा। ठीक है, कि जब तक ये लोग सशक्त बनाएंगे, ठीक है, और संगठन बनाएंगे और इधर उधर करेंगे, तब तक जो है ये लोग एग्जाम दे करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है। देखिए निगेटिव आंदोलन करने पे डिपेंड करेगा, लेकिन देखिए बीपीएससी का क्या है, एक आयोग है और उसने सभी एग्जाम में निगेटिव डाल रखा है और वो पिछले साल से ही आया है। तो निगेटिव डाल भी दिया है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबके लिए है और जो यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, तुक्काबाजी करते हैं, तो उनको यहाँ खतरा हो गया है, ये बात है। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए निगेटिव मार्किंग जो है मुझे लगता है फायदा ही करता है। बाकी देखते हैं, हो सकता है जब शिक्षा विभाग अगर बीपीएससी को कहे तो हो सकता है कि आपका निगेटिव कम से कम हटा दिया जाए। तो गांधी जी के तरह आंदोलन करना पड़ेगा, कम से कम कुछ मांगों को मानना पड़ेगा।
ठीक है, कुछ मांग जो है जायज मांग है वही रख करके आप लोग जो भी आंदोलनकारी हैं अगर ले लेते हैं, जैसे निगेटिव मार्किंग वाला केस है, ठीक है, ऑप्शन वाला केस है कि एक ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं एक से अधिक वाला होता है, वो सबसे ज्यादा डरावना है आपके एग्जाम के लिए। तो दो चीज अगर आपके लिए हट जाता है तो आप लोग के लिए बेहतर हो जाता है। तो ये तो आपका जो भी संघ है, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो एग्जाम रद्द को छोड़ करके फिलहाल कम से कम इतना पे ही सरकार को दबाव बनाए, तो हो सकता है सरकार कुछ मांगों को मान ले। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी में दो चीज अब जो है खतरनाक है। एक तो आपका ऑप्शन हो गया, एक पहले क्या था कि दोनों एक में था, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो वो ठीक था। अब क्या कर दिया बीपीएससी ने, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं अलग कर दिया और एक से अधिक अलग कर दिया है। अब और खतरनाक हो गया और साथ साथ निगेटिव ला दिया, तो ये स्कोरिंग में बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, लेकिन नियम है तो सबके लिए है, उनका कहना है। चलिए, दबाव बनाया जाए सरकार के ऊपर तो हो सकता है कि कुछ आपकी मांगे पूरी की जा सकती है, जैसे आपका खास करके इनमें से कोई नहीं एक से अधिक वाला ऑप्शन के केस में, और आपका जो है निगेटिव अंक वाला है, ये बस सुधार दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। अब देखिए द्रव्य का सामान्य, तो कोई भी देखिए एक द्रव्य होता है लिक्विड और एक होता है द्रव्य, कोई भी वस्तु द्रव्य ही कहलाता है। मेटर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। ठीक है, मेटर के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी खूब पूछता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से फिर गति से आगे पढ़ते जाएंगे तेजी से। ज्यादा क्लास नहीं चलेगा, 5-6 क्लास 6 क्लास तक में आपका फिजिक्स अच्छे से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो जाएगा। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, ब्रह्मांड सबसे पहले कॉस्मोस में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो आपका मैटर द्रव्य कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना क्या है, आपका द्रव्य। जिसमें द्रव्यमान है, मास है, जिसमें आयतन है, वो सारे वस्तु इस धरातल पे क्या है, मैटर है, द्रव्य है। द्रव्य है, द्रव्य नहीं, लिक्विड नहीं, ये द्रव्य है, युवा वाला, ये याद रखिए। द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। मैटर के कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3। हाँ, लैंग्वेज में हटा दे या ना हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लैंग्वेज में आप लोग ऐसे ही पास कीजिएगा, 75 में 70 लाइएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। लैंग्वेज पे ज्यादा एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। लैंग्वेज लास्ट में भी अगर 5 दिन पढ़ लीजिएगा ना थोड़ा थोड़ा, तो आसानी से नंबर आएगा, आसानी से। आप लोग जानते हैं, पूरा हिंदी आपको पता है, बस थोड़ा सा क्या करना होगा कि एक बार थ्रोली देखना, बाद बाकी मेन फोकस आप इस पे कीजिए। कई लोग पूरा पूरा दिन हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, संज्ञा विशेषण सर्वनाम, वो सब फालतू एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, हमने जब भी हम बीपीएससी देते थे तो बहुत लोग को देखते थे हिंदी पढ़ते हुए, तो मुझे हंसी भी आती थी। और हिंदी में आप नंबर लाके ही क्या कीजिएगा, ठीक है, और उसमें कोई फेल नहीं करता, ये भी बात, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कोई फेल ही नहीं करता। अब हम जो है उसको बनाने में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में हम 90 नंबर ही ले आए इंग्लिश जोड़ करके, हम 75 में 72 ही ले आए, तो क्या अवार्ड मिल जाएगा, क्या कुछ नहीं मिलना है। तो उधर तो आप ऐसे भी नहीं भी पढ़ेंगे, तब भी मैं बोल रहा हूं बार बार, आप लोग ऐसे ही पास कर जाइए, खा मखा डर रहे, खा मखा डर रहे। ठीक है, हमने आज तक हिंदी नहीं पढ़ा और हम बीपीएससी में 2-2 बार गए, दोनों बार 70+ नंबर आया है। ठीक है, और मैं रात को बस देख के जाता था, संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जो भी है, समास जो भी है, वो आधा या 1 घंटे का चीज है। आप नोट से आराम से देख के चले जाइए, उसी में आप पास कर जाइए। मुहावरा आपको आता ही है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको 4 ऑप्शन में खोजना है। ऑप्शन नहीं रहे तब तो थोड़ा सा दिक्कत भी है, आपको ऑप्शन में खोजना होता है। ठीक है, समानार्थी और जो है विपरीतार्थक सब खोज ही निकालते हैं लोग। चलिए, तो इसीलिए मेन रूप से जो बेसिक जितना अभी आप मेन रूप से जो जीके जीएस का पोर्शन है, साइंस हो, बेसिक आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब खूब पढ़िए। और आपका एग्जाम अभी लंबा टाइम है, ठीक है, अगस्त में दिया है ना डेट, उसमें भी 20 के बाद का है, 15 के बाद का ही। जुलाई तक अच्छे से पढ़िए, और जो भी काम हिंदी के लिए करना होगा तो अगस्त में आप 7 दिन 8 दिन कर लीजिएगा, काफी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ना एग्जाम कैसे निकलता, तरीका से कीजिएगा तब ना, और तरीका अपनाइएगा नहीं, गधे की तरह जो है पढ़ते रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। पढ़ना जो चीज वो छोड़ करके जो नहीं पढ़ना उस पर लगे रहिए। द्रव्य के सामान्य गुण,
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। ठोस हो गया, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। मैटर के 3 अवस्था हो गए द्रव्य के। अब देखिए यहां पर हम लोग ठोस अवस्था में प्रत्यास्था पढ़ेंगे, उसके बाद द्रव अवस्था में दाब, पृष्ठ तनाव, कोशिकत्व, ठीक है, और गैसीय अवस्था में वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए प्रत्यास्था क्या होता है, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इस धरातल पे सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें है, तो स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर वह पुनः पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उससे उस पिंड का प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। और स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी रखता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इलास्टिसिटी। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगता है, उससे उसकी स्थिति बदल जाती है, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर पुनः अपनी स्थिति, प्रारंभिक स्थिति में वह आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे रबर है, खींचिए फिर छोड़ दीजिए, वो क्या होगा, फिर उसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अब आ जाइए प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या अंतर है, ठीक है। विकृति क्या होता है और प्रतिबल, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। अब वो देखिए, पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल पे जब लगेगा, ठीक है, फोर्स, तो उस पे जो आरोपित बल होता है, प्रत्यानयन बल, वही आपका स्ट्रेस कहलाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में क्या होगा, प्रति इकाई आयाम में होने वाले परिवर्तन, और जब उस फोर्स के कारण स्ट्रेस हुआ, जितना हम फोर्स लगाए, और जब विकृति आ जाए, चेंज हो जाए उसका शेप, तो वही क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेन, विकृति कहलाता है। पूछेगा विकृति सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो ये कोई भी राशि नहीं है, ना सदिश है ना अदिश है। विकृति आपका किसी भी प्रकार की राशि नहीं है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है। ना सदिश है ना अदिश है विकृति। अब प्रत्यास्था की सीमा, इलास्टिक लिमिट। प्रत्यास्था सीमा विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा है जिससे कम बल लगने पर प्रत्यास्था का गुण रहता है तथा अधिक बल समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक सीमा होता है इलास्टिसिटी का भी, तभी वह रिटर्न अपने पूर्ण अवस्था में आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम बल लगा देंगे, अब रबर ही है, उसको अगर हम लोग बहुत ज्यादा धक्का दे देंगे, तो वो अपने पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। तो वही बोला है कि इलास्टिक का क्या होता है, एक लिमिट होता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आप लगा दिए तो वह फिर से टूट जाएगा, वो फिर अपने पुनः अवस्था में नहीं आता है। दाब, थ्रस्ट एवं प्रेशर, प्रणोद एवं दाब, ठीक है। ये सब बस परिभाषा जान लीजिए। किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है, ये प्रणोद होता है, ठीक है, प्रणोद। तो प्रणोद कहा जाता है किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल के लंबवत, अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो वो प्रणोद कहलाता है, तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है, आपका दाब कहलाता है, ठीक है। तो पूरे पे लगा दिए तो वो हो गया प्रणोद, और प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगाए तो वही आपका क्या हो जाता है, प्रेशर, दाब हो जाता है। और इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन, न्यूटन ये कर ले, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि न्यूटन क्या हो गया, फोर्स, तो फोर्स बटे एरिया हो जाता है ना। प्रेशर क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। कितना फोर्स प्रति एरिया में लगाए, एरिया का आपका हो गया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट, फोर्स का न्यूटन होता है, तो प्रेशर, दाब का क्या हो गया, फोर्स पर एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि दाब का एसआई यूनिट क्या होगा। पास्कल दे दिया वो तो सही हो गया, अगर न्यूटन मीटर वाला में दे दिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो आपका दाब होता है, और दाब कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो हमने बताया था कि दाब आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, फोर्स है यहां, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या हो, ये आपका दाब क्या हो जाता है, याद रखिएगा, अदिश राशि होता है, ठीक है।
अब पास्कल का जो लॉ है, पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल का दाब संबंधित लॉ क्या है, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है, परंतु गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब एक समान होता है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये इसी पे सिद्धांत पे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे। कई बार पूछ देगा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस पे काम करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारे क्या है, पास्कल के ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो डायरेक्ट पूछ देगा आपको कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन सा सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे सिद्धांत पे काम करता है, तो आपका पास्कल्स लॉ। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पास्कल्स लॉ, ठीक है, ये याद रखिए। अब आ जाइए उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल, जब आपके जल के अंदर किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबा देते हैं तो उस पे क्या होगा, द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। जैसे आप भी तैरते हैं तो नीचे से उत्प्लावन बल के कारण, तो कोई भी वस्तु तैरती कब है, जब नीचे से वाटर जो है वो आपका ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। तो वही है यहाँ पर, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। द्रव द्वारा जो वस्तु पर जो लगाया जाता है बल, उसी को उत्प्रेक्ष बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। जो द्रव आपके ऊपर जो बल लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है। अब आ जाइए, और उत्प्लावन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया है, वो देखिए अब क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। जब आप किसी वस्तु को पानी में रखिएगा तो वो हल्का आपको महसूस होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से क्या लगता है, उत्प्लावन बल। और वह वस्तु का जो भार है वो वस्तु द्वारा जितना पानी हटाता है, वस्तु जितना पानी हटाता है तो उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि उसके भार में प्रत्यक्ष जो कमी होती है वो किस कारण से, तो वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जितना कमी, जितना वो वस्तु उस पानी को हटाती है उतना भार आपको, वो कम वजन आपको लगेगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है, ठीक है। तो खास करके उत्प्लावन से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि कोई भी वस्तु जो ये पूछेगा डायरेक्ट कि कोई वस्तु जल में हल्का महसूस होती है किस कारण से, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही वो हल्का महसूस होती है, ठीक है। अब आ जाइए घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, याद रखिए घनत्व क्या है, कि पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर होता है। क्या हो जाता है, किलोग्राम पर मीटर। जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। जल का जितना घनत्व है उसके सापेक्ष में, उसके तुलना में अगर किसी वस्तु का घनत्व देखा जाए तो वो आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। ऐसे क्या हो गया, द्रव्यमान, ये क्या हो गया, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। लेकिन जब जल के घनत्व से तुलना किया जाए तो वो आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। और इसको हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, अति महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा कि आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। जल के घनत्व की तुलना में किसी वस्तु का घनत्व जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रो, ठीक है, वो हम लोग ये मापते हैं कि जलवाष्प का जो भी मात्रा है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोमीटर है। तो आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रो मतलब ही हुआ जल, जल के तुलना में, ठीक है, जल के घनत्व के तुलना में किसी वस्तु के घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर के माध्यम से ही मापते हैं।
सर एक्जेसिस में बॉडी को जैसे तैसे करते हैं तो इलास्टिसिटी है। एक्सरसाइज में बॉडी को, देखिए एक्सरसाइज में आप शरीर के मूवमेंट को इलास्टिसिटी, हाँ इलास्टिसिटी ही है एक प्रकार का। जब आप परिवर्तन कर लेते हैं फिर आप उस अवस्था में आ जाते हैं। तो ये जैसे हड्डी का तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो जहां से मुड़ता है वो तो यहाँ पे बॉल बेयरिंग भी अंदर में है। तो अगर आप यहाँ मोड़ना चाहिएगा हड्डी को जहां पे नहीं मुड़ता है तब इलास्टिसिटी हुआ, फिर उस अवस्था में आ जाए तो हड्डी में इलास्टिसिटी नहीं है। लेकिन जो त्वचा है उसमें आपका इलास्टिसिटी है। रबर में क्या इलास्टिसिटी है, स्टील है, जब आप उसको करते हैं फिर वह उस अवस्था में चला जाता है। तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी स्टील में होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। अब आ जाइए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई 1 मीटर पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। अब कहेगा जो वर्षा में के बूंद का जो गोलाकार बनता है किस कारण से, साबुन में जो आप जब उसको घोलते हैं तो फेन बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो किस कारण से जो घोल चमकता है, तो ये सब आपका पूछेगा। तो वो आपका पृष्ठ तनाव का ही एग्जाम्पल है। साबुन के घोल के बड़े बुलबुले बन जाना, जो आपका साबुन घोलते हैं तो बुलबुला बन जाता है ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदों का गोलाकार बनना, वर्षा की बूंदें जब गिरेगी तो पूरा गोलाकार रहती है, ठीक है, तो वो किस कारण से होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। अब आ जाइए कोशिकत्व क्या है, केशिकत्व, ठीक है। जो भी पेड़ पौधा हो या जो भी ऊपर, जैसे आप पेन से पहले, तो अब तो पेन आ गया आपका, तो पहले क्या था, या स्केच पेन, स्केच पेन अभी भी होता है, तो उसमें आप देखिएगा पीछे में रुई में लिक्विड रहता है, ठीक है, और लिक्विड फिर आपके पेन के नीड तक आता है। या पहले भी व्हाइट बोर्ड आ रहा था, तो वो सब में जो काम कर रहा था वो केशिकत्व, कोशिकत्व, केशिकत्व सॉरी केशिकत्व ही, कैपिलरी उसको बोलते हैं, कैपिलरिटी। द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी पेड़ पौधा में भी अगर आपका जो वाटर है वो ऊपर तक पहुंच जाता है, वो केशिकत्व के कारण ही पहुंचता है, ठीक है। जैसे ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही शीघ्रता से सूख जाना, जब आप ब्लोटिंग पेपर को रखिएगा तो आपका स्याही सूख जाता है। लेप, हाँ लैंप की बत्ती में जो आपका जो है तेल ऊपर तक जो चला जाता है लैंप, ये अति महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये कैपिलरिटी के कारण, केशिकत्व के कारण ही किसी भी लालटेन या लैंप या आप लोग दीपक जलाते हैं तो उसमें क्या होगा कि तेल आपके अगले मुंह तक जो पहुंच जाता है वो केशिकत्व ही है, कैपिलरिटी है। ये क्वेश्चन पूछा है कि लैंप की बत्ती में जो तेल का जो ऊपर चढ़ना किस कारण से होता है, तो केशिकत्व के कारण होता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी के दृष्टिकोण से। अब आते हैं विस्कोसिटी, जिसको आप बोलते हैं श्यानता। कई बार पिछले बार पूछा था कि इनमें से किसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी जो ऑप्शन था उसमें शहद, जो गाढ़ा चिपचिपा जितना होगा उसमें विस्कोसिटी उतना ज्यादा होता है, बस ये जानिए, ठीक है। जैसे द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है। चिपचिपा जो हो गया, द्रव की अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। यह एक आदर्श तरल अथवा द्रव की श्यानता होती है, ठीक है, एक आदर्श तरल अथवा द्रव की श्यानता होती है विस्कोसिटी, जो आपस में परत जो है एक दूसरे का क्या करता है, विभिन्न परतों में एक दूसरे में बल लगाता है और चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से हम विस्कोसिटी पता कर सकते हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल ही क्या कहलाता है, आपका विस्कोसिटी कहलाता है, जिसको हम श्यानता बोलते हैं। गाढ़ा कह सकते हैं, जो चिपचिपा गाढ़ा हो वो ज्यादा श्यान होता है। अब लास्ट आ गया आपका बर्नौलीज प्रमेय, ये क्या है वो देखिए। जब कोई अश्यान द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, जैसे इधर से इधर जा रही है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। जैसे क्रिकेट गेंद का, तो कहेगा बर्नौली, पूछेगा इनमें से कौन सा बर्नौली थ्योरम का एग्जाम्पल है, तो क्रिकेट गेंद का स्विंग हो जाना, ठीक है। तो क्रिकेट गेंद जो स्विंग होता है वो बर्नौली थ्योरम के ही आधार पर होता है।
वेंटोरीमीटर, तेज आंधी में टीन की छत का उड़ जाना। टीन का छत कितना भारी भरकम रहता है, फिर भी वो आपका उड़ करके दूसरे के छत पे चला जाता है, तो वहां पे भी आपका बर्नौलीज थ्योरम ही काम करता है। तो डायरेक्ट एग्जांपल देके पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछेगा इनमें से कौन से एग्जांपल बर्नौलीज थ्योरम पे आधारित है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण तथ्य का कवर करने का प्रयास किया है। अब फिर जब फिजिक्स क्लास होगा, ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी कर लेंगे, फिर लास्ट में लगभग 150-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो उम्मीद कीजिए कि उससे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। और हम आपको अभी वही चीज बस मेन पॉइंट्स ही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में उम्मीद है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज अभी इतना ही, फिर हम लोग 8:30 बजे से 10 बजे कंटिन्यू रखेंगे। वो क्लास आपका ईवीएस का होगा, और ईवीएस का आज मुझे लगता है कि अंतिम थ्योरी का क्लास होगा। ऑब्जेक्टिव का क्लास लगभग फिर 2-3 क्लास चलेगा, ठीक है। तो पहले मेरा काम है कि आपको थ्योरी पढ़ा देना, मेन थ्योरी ही होता है, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।